हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। एक नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, और इस टॉपिक का नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जनरली जो 5 मार्कर क्वेश्चन है उसमें साइक्लोट्रॉन अक्सर पूछा जाता है। इस चैप्टर में ऐसे दो टॉपिक्स हैं, एक साइक्लोट्रॉन है जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, और एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जो कि हम लोग अंत में पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने जो बेसिक्स हैं उन बेसिक्स को अभी तक हमने सीखा है। हमने ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा, हमने लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। अगर एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में प्लेस करके उसके थ्रू करंट पास करते हैं तब उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है, इसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा कि अगर हम किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव कराएंगे तो अलग अलग कंडीशंस में उसका जो मोशन है वो किस तरीके का होना चाहिए। जब 90 डिग्री एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में, जब 180 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, या कोई और भी एंगल होगा, उन सब के लिए हमने पढ़ा है। ठीक है, हमने वेलोसिटी सिलेक्टर के बारे में भी जिक्र किया था। अब आज हम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ने जा रहे हैं। आपने अभी तक के किए हुए किसी भी लेक्चर को अगर स्किप किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा, वो बेस है इस चैप्टर के और आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए भी। तो ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग साइक्लोट्रॉन स्टार्ट करते हैं। देखिए साइक्लोट्रॉन जो है वो एक डिवाइस है। जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है कि वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है, एम मीटर एक डिवाइस होता है, उसी तरीके से साइक्लोट्रॉन भी एक डिवाइस है, एक मशीन है जिसका काम होता है कि वो प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इस तरीके के जो पार्टिकल्स हैं इन्हें हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करा सके। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, इस तरीके के पार्टिकल्स को लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट कराने के लिए। इस तरीके के डिवाइस को हम लोग साइक्लोट्रॉन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या है? अ डिवाइस used to accelerate charged particles such as proton, alpha particle, etc. to a very high kinetic energy। तो क्या है बच्चों साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसका काम होता है कि वो एक्सेलरेट करे चार्ज पार्टिकल्स को। किस तरीके के चार्ज पार्टिकल को? प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, इस तरीके के चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी तक एक्सेलरेट कराने के लिए साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल होता है। इसमें एक चीज नोट करिए कि साइक्लोट्रॉन जो है उसमें न्यूट्रल पार्टिकल को हम लोग एक्सेलरेट नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते इसको हम लोग अभी सीखेंगे। उसी तरीके से ऐसे पार्टिकल्स जिनका मास बहुत ही ज्यादा कम, यानी अल्फा पार्टिकल्स जो है और प्रोटॉन उनका मास भी बहुत कम है, लेकिन इनके कंपैरिजन में भी 10,000 टाइम्स, प्रोटॉन के कंपैरिजन में 10,000 से भी ज्यादा टाइम्स स्मॉलर हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक्सेलरेट नहीं करा सकते साइक्लोट्रॉन में। ठीक है, तो आखिरकार प्रिंसिपल क्या है साइक्लोट्रॉन का? प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल, आपसे पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो बच्चों व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन? देखिए साइक्लोट्रॉन जो है वो एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है। यानी साइक्लोट्रॉन जो मशीन है, ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग वर्किंग पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, पहले एक बार सिर्फ सुन लीजिए। तो साइक्लोट्रॉन जो है वो एक ऐसा मशीन है बच्चों जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं, और उस परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में हम एक चार्ज पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन है या अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, इस तरीके के पार्टिकल को हम लोग
इंट्रोड्यूस करते हैं उस साइक्लोट्रॉन के अंदर। और कहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं साइक्लोट्रॉन के अंदर? साइक्लोट्रॉन के अंदर जहां पर हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट हैं, इस तरीके के रीजन में हम इन चार्ज पार्टिकल्स को जब इंट्रोड्यूस करते हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर प्रेजेंट है वहां पर चार्जेस के ऊपर जब फोर्स लगता है, तब वो चार्ज पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। फिर जब वो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में जाता है, तब मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराकर, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज पार्टिकल उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तब चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव करेगा, तब वो सर्कुलर पाथ में जाएगा, आगे जा रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर करके सर्कुलर पाथ में आकर और वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव कर जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आएगा, फिर वो एक्सेलरेट होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में जाएगा, फिर सर्कुलर पाथ में मूव करके वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा। तो इस तरीके से जब चार्ज पार्टिकल एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में साइमल्टेनियसली मूव करता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में मूव करने के दौरान उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, वो एक्सेलरेट करता है। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव करता है, तब एनर्जी उसकी सेम रहती है, बस सर्कुलर पाथ में मूव करके वो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आ जाता है। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर जो चार्ज पार्टिकल है वो साइक्लोट्रॉन के अंदर फंक्शन करता है। तो अ चार्ज पार्टिकल moving in perpendicular electric and magnetic field, in perpendicular electric and magnetic field, ठीक है। चार्ज पार्टिकल जो है कैसे मूव कर रहा है बच्चों? परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। इट अंडरगोज an increase in energy in region of electric field, while in magnetic field it moves in circular path, ठीक है, and comes back in region of electric field। ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है चार्ज पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, इन सब को एक्सेलरेट करके इनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना। अब जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हम उस एनर्जी का बहुत सारे रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करें, समझेंगे इसको। और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो कोई भी एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम साइक्लोट्रॉन के अंदर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अगर प्लेस करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर है वहां पर चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट करता है, उसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। फिर जब वो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव करता है, तब वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करके वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में पहुंच जाता है, फिर से वहां मूव करता है। तो कॉन्टिन्यूअसली जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में होगा, उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में होगा, तब वो सर्कुलर पाथ में मूव करके वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आ जाएगा। इस प्रिंसिपल पे वर्क करके इस चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी है साइक्लोट्रॉन में वो इंक्रीज होती है। अब इसको आप डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा, डायग्राम बनाकर, लेकिन इसको आप लिख लीजिए। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए एक नंबर का, तो आप इसको लिख सकते हैं।
ठीक है बच्चों, तो अभी तक आपने प्रिंसिपल देखा है, अब इसको समझिए। मैं कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं, साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन किस तरीके का होता है इसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। अगर आपसे साइक्लोट्रॉन ड्रॉ करके और उसको एक्सप्लेन करने को बोला तब कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो समझिए। देखिए साइक्लोट्रॉन जो है बच्चों, वो एक चेंबर के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो जो चेंबर है वो हमारा इवैक्यूएटेड चेंबर होता है, यानी कि उस चेंबर से सारे एयर को बाहर निकाल दिया जाता है, वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो एक इस तरीके का देखिए एक चेंबर है, ठीक है, आप लोग लास्ट में ड्रॉ करिएगा इसको। एक इवैक्यूएटेड चेंबर हमारा इस तरीके का होता है, और ये जो चेंबर है, इस चेंबर में से सारे के सारे एयर को हम हटा देते हैं कि वैक्यूम प्रेजेंट है यहां पर। और इस चेंबर के अंदर ना दो डी शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। इसको हम लोग डीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग डीज कहते हैं, डीज, DEES। ये देखिए, तो साइक्लोट्रॉन क्या कंसिस्ट करता है? साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट करता है एक बड़ा सा चेंबर जिसमें वैक्यूम प्रेजेंट है, और उस चेंबर के अंदर साइक्लोट्रॉन के दो डी शेप लाइक के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम लोग डीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग डीज कहते हैं। ठीक है, डीज। एक को हम लोग कहते हैं D1 और एक को हम लोग कहते हैं D2। ठीक है, और ये जो दोनों डीज का जो पैरेलल लाइन है, इस पैरेलल लाइन के बीच में इस रीजन में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है। ये जो बोर्ड हमारा है ना, इस बोर्ड के पैरेलल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, और इस डी के अंदर इस बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम जगह पे नहीं प्रेजेंट होते हैं। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रॉस का मतलब कि परपेंडिकुलरली इनवर्ट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, और इस रीजन में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रेजेंट है? तो ये दोनों डीज जो हैं, ये एक्चुअली होते क्या है कि ये दोनों डीज जो है वो एक ऑसिलेटर से कनेक्टेड होते हैं। ऑसिलेटर जो है वो एक तरीके से एक बड़ा सा बैटरी है मान लीजिए, जिसका काम होता है डायरेक्शन को चेंज करना। ये आपका ऑसिलेटर है। ठीक है, अभी समझिएगा अच्छे से, अभी समझ में आएगा आपको। तो ये ऑसिलेटर जो है वो इन दोनों डीज से कनेक्टेड होता है, और इस ऑसिलेटर का एक एंड मान लीजिएगा नेगेटिव पोटेंशियल पर है, तो दूसरा एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। तो अगर ये वाला पॉजिटिव पोटेंशियल पे और ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल पर है, तो ये वाला जो डी है D1 वो हाई पोटेंशियल पर होगा, और जो D2 है ये लो पोटेंशियल पर होगा। तो चार्जेस जो है बेसिकली वो हायर पॉजिटिव चार्जेस जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। यानी एक तरीके समझिए कि ये जो है वो पॉजिटिव पोलैरिटी है इस डी का, और इस डी का जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव पोलैरिटी है। तो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव पोलैरिटी, अगर जैसे प्रोटॉन है तो वो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव पोलैरिटी की तरफ मूव करेगा। अच्छा, तो इस रीजन में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा तब उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और जिसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो एक्सेलरेट करता है। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है, अगर हम ये एक पॉइंट होता है यहां पर बीच में P, इस P पॉइंट पर हम चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करते हैं। जब ये चार्ज पार्टिकल को हम यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसलिए चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जब हम स्टार्टिंग में यहां पर रख रहे हैं तब उस दौरान चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है,
लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती है और इंक्रीज होने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल इस D2 के सरफेस तक पहुंच जाता है। लेकिन चार्ज तो बहुत छोटा है, वो तो इस सरफेस को आराम से पेनिट्रेट कर देगा। पेनिट्रेट करके जब ये अंदर पहुंचता है तो अचानक से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में पहुंच जाता है, राइट। ये कैसे होता है इसको समझेंगे, लेकिन आई होप कंस्ट्रक्शन आप समझ रहे हैं कि जो साइक्लोट्रॉन है ये हमारा एक इवैक्यूएटेड चेंबर कंसिस्ट करता है। क्या कंसिस्ट करता है बच्चों? एक इवैक्यूएटेड चेंबर। इवैक्यूएटेड चेंबर कहने का मतलब, इवैक्यूएटेड का मतलब है कि वहां पर वैक्यूम प्रेजेंट, तो एक इवैक्यूएटेड चेंबर है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 Ds, 2 Ds है यहां पर, D1 एंड D2, राइट। एक इवैक्यूएटेड चेंबर है जो कि 2 Ds D1 और D2 कंसिस्ट करता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों Ds के बीच में प्रेजेंट है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां प्रेजेंट है बच्चों? इट इज प्रेजेंट बिटवीन 2 Ds। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां प्रेजेंट है? वो D के अंदर प्रेजेंट है। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इनसाइड Ds। और तो और आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है या तो इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अच्छा, दोनों Ds जो हमारे हैं वो ऑसिलेटर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। बोथ Ds आर कनेक्टेड टू ऑसिलेटर, राइट। दोनों Ds ऑसिलेटर से कनेक्टेड होते हैं, और ऑसिलेटर का काम क्या होता है? पोलैरिटी को रिवर्स करना। यानी कभी ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव पोलैरिटी, सॉरी ये पॉजिटिव पोलैरिटी पे, ये नेगेटिव पोलैरिटी पे है, फिर कुछ समय बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर उतने ही समय के बाद फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से नेगेटिव हो जाएगा, और सिलसिला चलता चलेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है उसको अभी हम लोग समझेंगे। P जो है वो एक पॉइंट है जहां पर कि हम लोग चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करते हैं। 7th point, P is a point where charge particle, जहां पर चार्ज पार्टिकल को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वहीं पर ले जाकर रखते हैं। ऑलराइट। और साथ ही साथ बच्चों ये जो डी शेप लाइक स्ट्रक्चर है इसमें ना एक एग्जिट पोर्ट हमारा बना हुआ होता है। ये यहां पर इस तरीके से ये एक एग्जिट पोर्ट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग एग्जिट पोर्ट कहते हैं। एग्जिट पोर्ट का काम क्या है इसको आप लोग समझेंगे। पहले ये जो इतनी चीजें हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। ऑलराइट, तो अब जो प्रिंसिपल में जो मैंने लिखा था कि परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है। आप ये भी समझ रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तब एक्सेलरेट करेगा, उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में जब वो एंटर करेगा तो देखिए वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। और याद करिए हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जब जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तब उस दौरान चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है वो इंक्रीज नहीं होती है, सिर्फ चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, उस दौरान फोर्स भी परपेंडिकुलर होता है, और फोर्स हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के। और मैग्नेटिक फोर्स कभी भी उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क नहीं करता है क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा 90 है, वहां पर वर्क नहीं होगा। तो इसलिए चार्ज पार्टिकल के ऊपर चूंकि मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वर्क नहीं हो रहा है, इसीलिए वो फोर्स सिर्फ चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है। और जब स्पीड चेंज नहीं होगी तो एनर्जी चेंज नहीं होगी। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एनर्जी चेंज नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एनर्जी जो है वो चेंज होती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जब हम एक चार्ज पार्टिकल को इस परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में इंट्रोड्यूस करते हैं
तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है और मैग्नेटिक फील्ड उसे सर्कुलर पाथ में मूव कराकर वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में थ्रो कर देता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका वर्किंग देखते हैं। चलिए बच्चों, प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन हमने देख लिया, अब हम जरा इस साइक्लोट्रॉन का वर्किंग देखते हैं। वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन कैसे वर्क करता है समझिएगा जरा। देखिए, जब हम एक चार्ज पार्टिकल, मैंने आपसे कहा कि पी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर कि हम चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी साइक्लोट्रॉन के अंदर हम लोग चार्ज पार्टिकल को पी पॉइंट पर लाकर छोड़ते हैं। तो जब आप एक चार्ज पार्टिकल को पी पॉइंट पर इंट्रोड्यूस करिएगा तो ये कौन सा रीजन है, दोनों जो पैरेलल प्लेट्स हैं इसके बीच का जो रीजन है वो कौन सा रीजन है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और आपने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर कुछ नेट फोर्स लगता है तब वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। अच्छा, जब एक्सेलरेट करता है तो आपने थर्ड चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करेगा यानी उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है। अगर फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तब वेलोसिटी डिक्रीज होती है। राइट, तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए प्रोटॉन है या अल्फा पार्टिकल है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को लाकर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये वाला प्लेट फिलहाल पॉजिटिव है और ये वाला प्लेट फिलहाल नेगेटिव है ऑसिलेटर से कनेक्ट होने की वजह से। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट होगा। यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 है, जब ये मूव करेगा इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। इंक्रीज होते होते मान लीजिए कि v1 स्पीड के साथ ये इस डीज के अंदर, ये d2 d है इसके अंदर एंटर करता है। जब ये एंटर करेगा तो अचानक से इसे क्या दिखेगा, इसकी वेलोसिटी जो है वो इस बोर्ड के प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस दौरान हमने पढ़ा है कि चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, इसीलिए चार्ज पार्टिकल जो है ये सर्कुलर पाथ में मूव करके और सेमी सर्कल कवर करके, क्या कवर करके बच्चों, सेमी सर्कल कवर करके, और ये चार्ज पार्टिकल दोबारा से सेमी सर्कल कवर करके चार्ज पार्टिकल दोबारा से अब इस रीजन में यानी कि डी के बाहर आने को तैयार है। लेकिन अब समझिए, समस्या ये है कि ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। तो यहां पर जब हमने रखा तब तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ, जिस वजह से इसकी स्पीड इंक्रीज हुई। फिर ये v1 स्पीड के साथ इस d के अंदर, d2 के अंदर एंटर करता है। यहां पर इसे मैग्नेटिक फील्ड से मुलाकात होती है इसकी, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के स्पीड के परपेंडिकुलर है इसलिए ये सर्कुलर पाथ में मूव करके सेमी सर्कल कवर करके और वापस से इस पॉइंट पर पहुंचता है। जब ये वापस से यहां पहुंचता है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एंटर करने के लिए, तब भी इसकी जो स्पीड है वो v1 ही रहती है, क्योंकि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं तब चार्ज की स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। ये पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं, अगर आपने स्किप किया है तो प्लीज उसको देखिए। ठीक है, अब जब ये वापस से आएगा तो समस्या है कि ये तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो फिर ये प्लेट तो इसको रिपेल करेगा तो इसकी एनर्जी तो खत्म हो जाएगी, है ना। लेकिन इसका भी समाधान है समस्या का, ये ऑसिलेटर इसका समाधान है। ऑसिलेटर जो है बच्चों ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका काम होता है इन दोनों पोलैरिटीज को रिवर्स करना, यानी ये पॉजिटिव या नेगेटिव, थोड़ी देर के बाद ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी को कुछ इस तरीके से सेट कर रखा है, उसको सेट करना पड़ता है, उसको हमने कुछ इस तरीके से सेट कर रखा है कि जितने देर में जो ये चार्ज पार्टिकल है ये मूव करके वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आने को तैयार होता है, तब तक ऑसिलेटर जो है पोलैरिटी को रिवर्स कर देता है। अब ये वाला जो एंड है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रहता है और ये वाला जो है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट। सो एज अ रिजल्ट जब ये चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा तो उस दौरान ये वाला प्लेट जो है वो, ये वाला डी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अब फिर से ये चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करता है।
जब चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करता है, इस दौरान जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जानी चाहिए। स्पीड इंक्रीज होते होते यहां पर ये v2 स्पीड एक्वायर कर लेता है, और यहां पर जो v2 है बच्चों, इट इज ग्रेटर देन v1, राइट। ये स्पीड एक्वायर कर रहा था। इस स्पीड को एक्वायर करने के बाद ये चार्ज पार्टिकल जब v2 इस पॉइंट पर पहुंचता है v2 स्पीड के साथ, तो फिर से अब ये d1d के अंदर एंटर करने के लिए तैयार है। जैसे ही ये एंटर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड गायब और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, और फिर से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसे एक सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा। ये सेमी सर्कल कवर करके सेम v2 स्पीड के साथ ये इस पॉइंट पर पहुंचता है, और जितनी देर में ये चार्ज पार्टिकल इस d1 के अंदर सेमी सर्कुलर पाथ कवर करता है, उतनी देर में ऑसिलेटर जो है ये फिर से पोलैरिटी को रिवर्स करके इसको नेगेटिवली चार्ज प्लेट और इसको पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बना देता है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचा, तो अब ये वाला प्लेट उसको नेगेटिवली चार्ज दिखेगा, तो इसलिए वो अट्रैक्ट होगा चार्ज पार्टिकल। जब चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट होगा, तो फिर से v2 से यहां पहुंचते पहुंचते तक इसकी स्पीड इंक्रीज होकर v3 हो जाएगी, राइट। v3 स्पीड हो गई। उसके बाद फिर से ये इसमें एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करके ये सेम v3 स्पीड के साथ यहां पहुंचता है। उस दौरान फिर से ऑसिलेटर पोलैरिटी को रिवर्स कर देता है, और पोलैरिटी को रिवर्स करने की वजह से नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो जाता है। फिर से ये एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट होने के दौरान फिर से इसकी स्पीड इंक्रीज होती है, यहां पर इसकी स्पीड v4 हो गई, और ये पूरा प्रोसेस फिर से सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। यहां पहुंचने पर इसकी स्पीड v, और ये सिलसिला चलता चलेगा, और ये चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करते करते, और एट द एंड क्या होता है बच्चों, समझिएगा कि जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आ रहा है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। स्पीड इंक्रीज होने की वजह से अब पहले ये जितने बड़े सर्कल सेमी सर्कल में मूव कर रहा था, इसकी स्पीड इंक्रीज होने की वजह से बड़े सेमी सर्कल में मूव करेगा। क्यों, ये हमने पिछली क्लास में डिराइव किया था, अभी मैं आपको बताऊंगा जब हम इसका थ्योरी देखेंगे तब। उसके बाद फिर से ये यहां पर आया, फिर इसकी स्पीड यहां से फिर यहां इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, तो इसके कंपैरिजन में अब और बड़े सेमी सर्कल में मूव करेगा। इस तरीके से जब जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में पहुंचता है, उसकी एनर्जी बढ़ती है, और फिर अगले डी में जब वो जाता है, तो इसके पहले वाले डी के कंपैरिजन में जिस रेडियस में वो मूव करता है, वो रेडियस बड़ा होता चला जाता है, और बड़ा होते होते इसकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। इंक्रीज होते होते क्या होगा बच्चों, कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इस चार्ज पार्टिकल का जो रेडियस है वो लगभग लगभग जो डी है उसके रेडियस के बराबर हो जाएगा। अभी भी अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को इसी तरीके से मूव करने देंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ये चार्ज पार्टिकल इस डी को छोड़कर और किसी अपने डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अगर ऐसा होगा तो हम जो एनर्जी दे रहे हैं हमारे तो किसी काम का नहीं है। मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल को अगर हम ऐसे मूव कराते हैं, और अगर ये यहां से निकलकर और इस डायरेक्शन में अगर ये मूव कर जाए, तो आप इधर कहां ढूंढेंगे इस चार्ज पार्टिकल को? तो आपकी एनर्जी जो आपने प्रोवाइड की, वो एनर्जी तो आपकी व्यर्थ हो गई, किसी काम की नहीं आई ये एनर्जी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर एग्जिट पोर्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, हम लोग एग्जिट पोर्ट बनाते हैं। जब ये चार्ज पार्टिकल हमारा लगभग लगभग डी के रेडियस के बराबर हो जाता है, तब जो ये एग्जिट पोर्ट है, यहां एग्जिट पोर्ट पे ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा एक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो कि इस चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और अट्रैक्ट करने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल जो है वो अब बाहर की तरफ निकल जाता है बच्चों। क्लियर है बात? ये चार्ज पार्टिकल जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। फिर निकलने के बाद ये क्या होता है, क्या है, इसको हम छोड़ देते नहीं, इसको हम किसी ना किसी काम में, अब यहां पर हम कुछ लगाकर उस चार्ज पार्टिकल को किसी न किसी काम में इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप लोग जब न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोग सीखेंगे क्या होता है। ठीक है, वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए चार्ज पार्टिकल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या किसी भी एक एलिमेंट का जो बिहेवियर है उसको जानने के लिए इस्तेमाल, बहुत सारे तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन खैर उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पर इसका जो वर्किंग है वो किस तरीके का, आप ये समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि जब हम चार्ज पार्टिकल को
जब हम चार्ज को इंट्रोड्यूस करते हैं, कहां इंट्रोड्यूस करते हैं? बिटवीन प्लेट्स, जो दोनों डीज के प्लेट्स हैं उसमें हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में इन रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स स्पीड इंक्रीजेस, है ना बच्चों, इट्स स्पीड इंक्रीजेस, एंड इन रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड it moves in semicircle with same energy. It moves in semicircle with same energy and reaches back in region of electric field, है ना। और इस दौरान क्या होता है, मीनवाइल ऑसिलेटर जो है वो पोलैरिटी को रिवर्स कर देता है। सो मीनवाइल ऑसिलेटर reverses the polarity of electric field in order to further increase the kinetic energy of charged particle, राइट बच्चों। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आसान सा है, इंटरेस्टिंग है, इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को हम लोग देख लेते हैं। चलो अच्छा, तो हमने प्रिंसिपल देख लिया, कंस्ट्रक्शन देख लिया, वर्किंग देख लिया, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स जो है इसका वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स कह लीजिए, थ्योरी कह लीजिए, आप जो आपकी मर्जी वो कह सकते हैं। तो मैथमेटिक्स है, मान लीजिए कि हमारे पास क्यू चार्ज है, ठीक है, हमने क्या माना कि हमारे पास क्या बच्चों, क्यू चार्ज है, और इस क्यू चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये क्यू चार्ज जो है वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड बी रीजन में, ठीक है। कितने स्पीड के साथ, विद स्पीड वी, या स्पीड छोड़ दे, स्पीड तो बार बार चेंज हो रहा है। तो जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव करता है, कहां मूव करता है बच्चों, इन रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसा ही है ना। हमने कंसीडर किया है कि साइक्लोट्रॉन के अंदर पी पॉइंट पर हमें क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को रखते हैं और इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव कराया जाता है। जब ये चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी v के साथ मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इस वजह से ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। सो इट विल मूव इन सर्कुलर पाथ। ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। जब ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा बच्चों, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। वो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के बराबर होगा, जहां r वो सर्कल का रेडियस है जिसमें वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, QVB इंटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 हमारा 1 के बराबर होता है। क्योंकि इस केस में मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि
मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज QVB, साइन 90 का 1 होता है इसलिए सिर्फ QVB हो गया। ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r होगा बच्चों। एक वेलोसिटी तो हमारा दोनों साइड कट जाएगा। यहां से आपका रेडियस जो है वो क्या निकल कर, रेडियस को उधर भेज दो तो इधर आपका बचा mv, और QB को इधर ले आओ तो mv अपॉन QB, राइट। इसी रेडियस में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। देखिए जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगा वेलोसिटी भी आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, राइट। यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि रेडियस और वेलोसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, जब वो d से किसी वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आएगा और फिर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और फिर दूसरे d में जब वो एंटर करेगा तो इंक्रीज वेलोसिटी का मतलब कि अब वो बड़े सेमी सर्कल के, बड़े रेडियस के सेमी सर्कल या बड़े रेडियस के सर्कल में मूव करेगा, राइट। तो यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि R अपॉन V इज इक्वल्स टू M अपॉन QB, राइट, लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज आप नोट कीजिए, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जाहिर सी बात है जब ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होना चाहिए। वो टाइम जो कि उसे लग रहा है एक साइकिल कंप्लीट करने में, तो टाइम पीरियड जो रेवोल्यूशन का है बच्चों, टाइम पीरियड क्या होता है, अगर एक सर्कुलर पाथ में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, मान लीजिए r रेडियस का सर्कुलर पाथ है और v स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सर्कमफेरेंस यानी कि 2πr के बराबर, और कितने स्पीड से मूव कर रहा है, v स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यही तो टाइम होता है। तो ये हो गया आपका इक्वल्स टू 2π, और r अपॉन v की वैल्यू हमारे पास है, तो हो जाएगा 2πm अपॉन QB, राइट। ये इसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, और ये रेडियस और वेलोसिटी का रेशियो हो गया। समझिएगा इस बात को, ये इसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है। एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, उसको हम लोग न्यू सी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 1 अपॉन टाइम पीरियड होगा, यानी कि QB अपॉन 2πm। कैसे आप बोलोगे सर ये टाइम पीरियड तो आपने लिखा था चार्ज पार्टिकल के लिए, और फ्रीक्वेंसी आप साइक्लोट्रॉन का लिख रहे हो, और दोनों कह रहे हैं कि इक्वल है, मतलब फॉर्मूला सेम आप पुट कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों हो क्या रहा है कि चार्ज पार्टिकल सपोज करिए जब किसी डी से अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, आधे साइकिल में वो पहले डी से निकल जाता है, उस दौरान जो ऑसिलेटर है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, राइट। फिर चार्ज पार्टिकल बाहर निकलकर और दूसरे डी से वापस जब वो निकलता है तो जो ऑसिलेटर है वो फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। यानी चार्ज पार्टिकल जब अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है साइक्लोट्रॉन में, उस दौरान जो ऑसिलेटर है साइक्लोट्रॉन का वो भी एक साइकिल कंप्लीट कर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव और वापस नेगेटिव से पॉजिटिव हो जा रहा है। यानी जो फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल की है साइक्लोट्रॉन के अंदर, वही फ्रीक्वेंसी आपके ऑसिलेटर की होगी। अगर एक सेकेंड में चार्ज पार्टिकल 10 रेवोल्यूशन कर ले रहे हैं तो जो ऑसिलेटर है वो भी एक सेकेंड में 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लेगा। इसलिए साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कहें या चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कहें, एक ही बात है, ये आपका इतना होगा। अच्छा अब देखिए नोटिस कीजिए, चार्ज पार्टिकल चूंकि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और सेमी सर्कल मूव करके वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आता है, वहां उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, फिर वो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, फिर वापस आता है, फिर उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ये एनर्जी कौन से फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। तो काइनेटिक एनर्जी जो चार्ज पार्टिकल का है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये क्या होना चाहिए बच्चों, साइक्लोट्रॉन के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए। तो इसको भी जरा समझते हैं हम लोग, ठीक है। चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा बच्चों वो होता है 12mv², राइट। और अगर मैं वेलोसिटी लिखूं तो मुझे बताइए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है
वो हमारा, अगर मैं QB को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा QB इंटू R, और M को अगर मैं उधर ले जाऊं तो अपॉन M, ये होना चाहिए QB/R अपॉन M। अब अगर मैं वेलोसिटी को यहां पर पुट कर दूं ये फॉर्मूला, तो हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है हाफ M V स्क्वायर यानी Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर। एक M तो कट जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी निकल कर आ रही है बच्चों, वो है Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 2M। यानी आप नोटिस कर सकते हैं ये काइनेटिक एनर्जी है, और इसमें एक चीज नोट करने वाली बात है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। ये काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। चलिए मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट, ठीक है, अलग अलग चार्ज पार्टिकल को आप डाल सकते हैं साइक्लोट्रॉन में, इसलिए चार्ज जितना ज्यादा उसे एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। फिर रेडियस देखिए, रेडियस ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और मास की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? अब समझने वाली बात यह है कि जितना छोटा मास होगा काइनेटिक एनर्जी उसकी उतनी ही कम होगी, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी उस छोटे मास के लिए, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी अगर देना है तो रेडियस बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन साइक्लोट्रॉन का जो रेडियस है वो तो लिमिटेड है। इस वजह से मैं आपसे कह रहा था पहली बात तो कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल पार्टिकल्स, उनका चार्ज जीरो होता है, तो चार्ज की जगह जीरो रख दीजिए, काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल्स जितने भी हैं, न्यूट्रॉन से लेकर कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल अगर आप डालेंगे तो वो न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो साइक्लोट्रॉन में आप उसकी एनर्जी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसका Q की वैल्यू जीरो है, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन को भी हम नहीं एक्सेलरेट करा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो अगर बड़े रेडियस में मूव कराएंगे तो चूंकि मास कम है इसलिए उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होगी। जब बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होगी तो क्यों हम खामखा अपने साइक्लोट्रॉन की एनर्जी को खर्च करें? इलेक्ट्रॉन के पास तो इतनी एनर्जी मिल ही नहीं रही कि हम उसे किसी काम में ला सकें, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को भी इसमें मूव नहीं कराते हैं। अब एक आखिरी चीज, अगर मान लो इफ रेडियस ऑफ डी, जो डी दोनों हैं डीज, उनका रेडियस जो है अगर कैपिटल आर के बराबर है, तब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, मैक्सिमम आप कौन से रेडियस है, मैक्सिमम कितना बड़ा रेडियस हो सकता है चार्ज पार्टिकल का जब वो साइक्लोट्रॉन में मूव करेगा, जो डी का रेडियस है मैक्सिमम उसी रेडियस के बराबर हो सकता है। तो रेडियस जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा, यानी रेडियस अगर मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है? Q स्क्वायर B स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन 2m, राइट? जहां पर कैपिटल आर जो है, जहां पर बच्चों कैपिटल आर जो है वो मैक्सिमम रेडियस है, आर मैक्स के बराबर। क्लियर है बात? चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ये साइक्लोट्रॉन हमारे यहां समाप्त होता है। एक सवाल हम लोग देखते हैं साइक्लोट्रॉन पे बेस, ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आज का टॉपिक ओवर करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए बच्चों साइक्लोट्रॉन के न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। चलिए एक नहीं दो न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, दो न्यूमेरिकल में थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। तो पहला क्वेश्चन नोट करिए बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड इन साइक्लोट्रॉन। जैसे अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, वैसे ड्यूट्रॉन को भी हम लोग एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो कह रहा है कि ड्यूट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड, क्वेश्चन साथ साथ नोट करते चलें, इन साइक्लोट्रॉन having frequency 10 raised to the power 7 हर्ट्ज, और जो साइक्लोट्रॉन का रेडियस है वो आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइक्लोट्रॉन है, जिस साइक्लोट्रॉन में ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 रेज टू दी पावर 7 हर्ट्ज है, और जो उसका रेडियस है वो 50 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड
पहला तो आपसे कह रहा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड नीडेड टू एक्सेलरेट ड्यूट्रॉन, और दूसरा पार्ट आपसे कह रहा है कि उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है आपको। फाइंड के मैक्स, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी आपको फाइंड करनी है। आपको दिया हुआ है कि ड्यूट्रॉन का जो मास है, वो क्वेश्चन में मेंशन्ड है आपको 3.34 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 kg। ये ड्यूट्रॉन का मास है, और जो ड्यूट्रॉन का चार्ज है बच्चों, वो आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। चलिए सवाल समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में ऐसा कोई बहुत दम नहीं है। एक बार जरा क्वेश्चन समझकर बच्चों आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूट्रॉन जिसका मास इतना और चार्ज इतना है, उसे हम एक साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट करते हैं, और जो साइक्लोट्रॉन है उसके ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इतनी है और उसके डी का जो रेडियस है वो इतना है। तो आपको कह रहा है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है, डी के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए ताकि हम इस ड्यूट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकें, और उस दौरान उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए। यानी कि जब रेडियस ड्यूट्रॉन के मूवमेंट का जो रेडियस है, जब वो डी के रेडियस के बराबर हो जाएगा, उस दौरान काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसको आप लोग फाइंड करिए। एक बार ट्राई करें बच्चों खुद। कर लिया बच्चों? उम्मीद करते हैं आपने इसको सॉल्व कर लिया है, और अब सॉल्यूशन देखिए। आपका अगर आंसर आप खुद से ट्राई करेंगे तो ज्यादा मजेदार हो। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ड्यूट्रॉन है जिसका मास 3.34 इंटू 10 रेज टू दी पावर -27 kg है, जिसका चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम है। उसे हम एक साइक्लोट्रॉन में मूव करा रहे हैं, जिस साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 रेज टू दी पावर 7 हर्ट्ज है, और उसके डी का जो रेडियस है वो 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर के बराबर है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। तो बच्चों देखिए, हमें ना साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी जो है उसको हमने लिख रखा है यहां पर, ये QB/2πm के बराबर होता है। तो फ्रीक्वेंसी की जगह QB/2πm अगर हम लिख लें तो क्या यहां से हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू, बाकी सबको उधर भेज 2πm इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन Q। भाई Q इधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, 2πm इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ऑलराइट, अच्छा चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यू क्या बच्चों, 2π, यानी कि 2 इंटू पाई की जगह क्या लिखे, 22/7 लिखे, या फिर सिंपली डायरेक्ट लिख देते हैं। पाई की वैल्यू है 3.14, 2 इंटू 3.14 हो जाएगा 6.28। ठीक है, इंटू मास, मास कितना दिया हुआ है 3.34 इंटू 10 रेज टू द पावर -27। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 10 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय चार्ज की वैल्यू अगर देखें तो चार्ज की वैल्यू को गिवन है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। राइट, तो -19 और -27 कट होगा तो हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -8, और ये 10 रेज टू द पावर 7 से कट होगा तो हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -1। राइट, और इसको अगर हम करें तो 1.6 को अगर हम देखें तो ये बेसिकली हमारा आ क्या रहा है, ये हमारा आ रहा है 6.28 इंटू 3.34 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 रेज टू -1, नीचे जाएगा तो बच्चों 10 हो जाएगा। राइट, अब 16 के टेबल में अगर मैं 1.6 से इसको कट करूं तो ये मेरा हो जाएगा 16 के टेबल में 16 2 ठीक है, 16 2 कितना होता है बच्चों 32, कैरी बचा 1, तो 1 और 4 14 हुआ, यानी कि 2.0 और 140 यानी कि 2.0
कैसे 2.08, राइट। 6.28 इंटू, इसको लगभग मैं अप्रोक्सीमेट में निकाल रहा हूं, ये हो जाएगा 6.28 इंटू 2.00, लगभग 2 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 10। तो 2 8 16 का 6 कैरी ओवर 1, 2 2 4 प्लस 1 5 और 2 6 12 डिवाइडेड बाई 10, और डेसिमल आपका यहां पर होगा 10 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1.256 टेस्ला। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है बच्चों वो आपका 1.256 की जगह राउंड फिगर में 1.26 टेस्ला लेते रहो। ऑलराइट, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। उसी तरीके से आपसे कह रहे हैं कि भैया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें फाइंड करके बताओ। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखिए, हमने 2.08 की जगह सिर्फ 2 लिया है, अगर 2.08 आप लेंगे तो थोड़ा सा आपका और ज्यादा आएगा, 1.3 के आसपास आ जाएगा। फिर आपसे कह रहा है भाई काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने को। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा बच्चों? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर B स्क्वायर इंटू साइक्लोट्रॉन का जो रेडियस है उसका स्क्वायर, आप स्मॉल r कैपिटल R भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैपिटल R अपॉन 2m। ये आपको Q स्क्वायर, Q कितना है 1.6, तो 1.6 इंटू 1.6, ठीक है, और 10⁻⁻19 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻38 मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर, यानी 1.26 इंटू 1.26 इंटू रेडियस। अब ये रेडियस, मैक्सिमम रेडियस क्या होगा? जो साइक्लोट्रॉन के डी का रेडियस है वही, यानी 50 सेंटीमीटर, यानी 0.5, ये हो जाएगा उसका स्क्वायर, यानी 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 2m, यानी 2 इंटू मास कितना है 3.34 इंटू 10⁻⁻27। अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं, अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻12। राइट, अब मैंने कैलकुलेशन नहीं किया क्योंकि हमें एक सवाल और करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर, लेकिन आप पूरा कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है। ये डेसिमल वगैरह हटा दीजिएगा, ऐसे डेसिमल हटाइएगा 10 आ जाएगा, इस डेसिमल को हटाइएगा 10 आ जाएगा, फिर आप कट कर सकते हैं, ये 2 2 और ये 2 और 2 अगर कट करेंगे तो ये 0.8, ये भी 0.8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस 2 से कट करेंगे ये 0.4 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? और इस तरीके से आप लोग इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए और सॉल्व पूरा करके इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों एक आखिरी सवाल देखते हैं आज का। ये क्वेश्चन भी आप मेरे साथ नोट करते चलें। क्वेश्चन कह रहे हैं इन अ साइक्लोट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड B जिसकी वैल्यू 1.4 टेस्ला है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोटॉन को एक्सेलरेट करने के लिए, टू एक्सेलरेट प्रोटॉन जिसका चार्ज गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और जिसका मास गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइक्लोट्रॉन है जिसमें इतना मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हम एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकें, प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर सकें, जिस प्रोटॉन का मास और चार्ज आपको गिवन है। तो आपसे कह रहे हैं कि हाउ रैपिडली शुड इलेक्ट्रिक फील्ड between the D's reverse, how rapidly the electric field between D's reverse। ठीक है बच्चों, चलिए इसको समझिए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक साइक्लोट्रॉन है, जिस साइक्लोट्रॉन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 1.4 टेस्ला के बराबर है। इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोटॉन को एक्सेलरेट करने के लिए, जिस प्रोटॉन का चार्ज आपको गिवन है
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जिसका मास आपको गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब कितनी रैपिडली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे, कितनी जल्दी जल्दी, यानी टाइम आपसे पूछ रहा है, तो आपसे टाइम फाइंड करने को बोल रहा है। और जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम में चेंज होता है, जितना टाइम एक चार्ज पार्टिकल को सेमी सर्कल कवर करने में लगता है डीज के अंदर, राइट। तो आपसे टाइम पूछ रहा है, टाइम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू चेंज, टाइम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टू चेंज। तो बच्चों टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड आपको दे रखा है 2 पाई m बाई क्यूबी। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है बच्चों, ये तो पूरे एक सर्कल का, यानी 2 सेमी सर्कल का मिलाकर है। और हमने पढ़ा है कि चार्ज पार्टिकल जब एक डी के अंदर एंटर करता है तो डी के अंदर वो एक सेमी सर्कल कवर करता है। यानी अगर पूरे सर्कल का टाइम पीरियड इतना है, तो ये जो टाइम आपसे पूछ रहा है ये पाई m बाई क्यूबी होना चाहिए, यानी टाइम पीरियड का आधा। सर्कल का टाइम है 2 पाई m बाई क्यूबी, तो सेमी सर्कल का पाई m बाई क्यूबी हो, इतना तो आप समझते ही हैं। अब सेमी सर्कल का टाइम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि चार्ज पार्टिकल जैसे ही डी के अंदर एंटर करता है और सेमी सर्कल कवर करके वापस से बाहर आता है, उसी टाइम पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिवर्स हो जा रहा है, पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है। तो इसलिए हम कौन सा टाइम लेंगे, ये वाला टाइम लेंगे, ठीक है। तो ये टाइम जो हमारा निकल कर आ रहा है वो टाइम क्या आ जाएगा, पाई यानी कि 3.14 इंटू मास यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन चार्ज यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड जो कि 1.4 के बराबर है, ठीक है। तो ये 1.6 और ये 1.6 तो कट जाएगा बच्चों, 10⁻⁻19 माइनस 27 कट जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁻8। क्लियर है। और 1.4 को अगर हम कट करते हैं, ये डेसिमल हटाइए ऊपर 10 आ जाएगा, ये डेसिमल हटाइए तो नीचे 100 आ जाएगा, राइट। एक जीरो तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम इसको 14 से कट करते हैं तो 14 2 28, राइट, कैरी बचा 3, फिर 34, तो फिर से 14 2 28, कैरी बचता है 6, डेसिमल लेंगे तो हो जाएगा 60, तो 14 4 56, फिर कैरी बचता है 4 यानी कि 14, फिर 2 यानी कि 22.4, और ये 10 अगर ऊपर चला जाएगा तो होगा 10⁻⁻9 यानी कि ये आपका हो गया, चलिए अपॉन 10 है, 22.4 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻8। इसको मैं 10⁻⁻7 लिख रहा हूं और एक -1 को नीचे भेजकर 0 कर देते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो बच्चों हमारा आ रहा है 0.224 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड्स। क्लियर है। ये हमारा टाइम लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने के लिए। अच्छा, अगर आपसे बच्चों फ्रीक्वेंसी पूछता कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है, तो फ्रीक्वेंसी में आप क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन में आप पाई एम बाई क्यूबी, क्यूबी अपॉन पाई एम यूज करते, या फिर क्यूबी अपॉन 2 पाई एम यूज करते? तो क्यूबी अपॉन 2 पाई एम यूज करेंगे, क्योंकि ये तो आधे सेमी सर्कल, मतलब सेमी सर्कल का टाइम पीरियड था, टाइम था। पूरे सर्कल का टाइम तो अभी भी इतना ही है ना, तो फ्रीक्वेंसी तो इसी का रेसिप्रोकल होगा। तो अगर इसके बाद आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो फ्रीक्वेंसी में आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि 1/2 इंटू क्यूबी अपॉन पाई एम। और नोटिस कीजिए, पाई एम अपॉन क्यूबी आपने निकाला है 0.024 इंटू 10⁻⁻7, तो पाई एम अपॉन क्यूबी निकाला, क्यूबी अपॉन पाई एम उसका उल्टा है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 अपॉन 0.024 इंटू 10⁻⁻7। ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.224, ये हो जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 448 इंटू 10⁻7, राइट। इतना
हर्ट्ज आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हालांकि आपसे सिर्फ यही पूछा था। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर हम लोग साइक्लोट्रॉन का यही समाप्त करते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, 5 मार्कर क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है बोर्ड में, इसलिए अच्छे से इसका थ्योरी को भी पढ़ लीजिएगा और इस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी कर लीजिएगा। उस थ्योरी में ही एक न्यूमेरिकल पूछ रहे थे, सिंपल इसका न्यूमेरिकल है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों अच्छे से। अब अगले लेक्चर में हमने अभी जैसे हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था ना जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, उसी तरीके से मैग्नेटिज्म के लिए भी हम लोग एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए लॉ था हमारा कूलम्स लॉ, वैसे मैग्नेटिज्म के लिए एक लॉ है बायट-सवार्ट लॉ, वो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक यहां तक की तैयारी कर लीजिए, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।